हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का ये है चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज इंडिगो, रिटन बाय लुई फिशर। लुई फिशर was born in the year of 1896, died in the year of 1970। यहाँ पर थोड़ा सा इसका चैप्टर का एक्सर्प्ट एंड एक तरीके से लुई फिशर की बायोग्राफी बताई हुई है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। लुई फिशर was born in Philadelphia. He served as a volunteer in British Army between 1980 and 1920. Louis Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. So लुई फिशर का जन्म कहाँ पर हुआ था? फिलाडेल्फिया में हुआ था। इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी काम किया हुआ है, इन्होंने एज अ जर्नलिस्ट भी काम किया हुआ है, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में इन्होंने अपनी राइटिंग्स दी हैं, जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू। इसके अलावा यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस भी इन्होंने जो है काम किया है। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिस्टन यूनिवर्सिटी में इन्होंने एज अ फैकल्टी काम किया है, मतलब इन्होंने पढ़ाया हुआ है। द फॉलोइंग, मतलब ये जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, इट इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। सो लुई फिशर ने एक बुक लिखी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और इस बुक का छोटा सा एक्सर्प्ट इंडिगो आप अपनी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। एंड ये जो बुक है, इसको वन ऑफ द बेस्ट बुक्स कहा गया है जो आज तक गांधी जी पर लिखी गई है। उनमें से बेस्ट बुक जो लिखी है वो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसने लिखी? लुई फिशर ने लिखी। और ऐसा किसका मानना है? टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट का। टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट एक पब्लिकेशन है, तो ये पब्लिकेशन का कहना ये है, एंड ये जो पब्लिकेशन है ना, ये यूके बेस्ड है। इनका कहना ये है कि महात्मा गांधी पे बहुत किताबें लिखी हैं, बहुत बुक्स लिखी हैं, लेकिन जो ये बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर ने लिखी है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। ठीक है, अब आगे चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको इंडिगो का मतलब बता देती हूँ। इंडिगो एक तरीके का प्लांटेशन है, राइट? और इसकी ऐसे प्लांटेशन की जाती है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इमेज में, इस तरीके से कुछ पर्पल कलर का ये प्लांट जो है ग्रो होता है। फिर इस प्लांट को ग्रो होने के बाद प्रॉपरली फिर क्या किया जाता है? इनको प्रॉपर क्रश करके इनकी डाई बना दी जाती है, एंड वो डाई जो है वो नीले रंग की होती है और इस तरीके से कपड़ों पर रंग दी जाती है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि इंडिगो क्या है। इंडिगो एक प्लांटेशन है, इसको आप ऑर्गेनिकली भी उगा सकते हैं, आर्टिफिशियली भी उगा सकते हैं। इसको क्रश करके इसका एक पाउडर बना दिया जाता है, फिर पाउडर से इस तरीके से डाई की जाती है कपड़ों पर, एंड नॉट ओनली कपड़ों पर, इनफैक्ट धागों पर भी, हर चीज़ में, मतलब ऑल एंड ऑल डाई के लिए इस पाउडर को फिर यूज़ किया जाता है। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was in 1917. So यहाँ पर आए कौन है? लुई फिशर, जो इस चैप्टर के ऑथर हैं, जिन्होंने गांधी के ऊपर बुक लिखी है। तो यहाँ पर लुई फिशर जो है वो गांधी जी के पास इंटरव्यू लेने गए थे, राइट? तो वो कब गए थे? 1942 में गए थे। तो लुई फिशर गांधी जी के पास गए, गांधी जी का इंटरव्यू लेने के लिए 1942 में गए थे उनके आश्रम में। आश्रम का नाम जो है वो है सेवाग्राम आश्रम। ये कहाँ है? सेवाग्राम में। और कहाँ पर है ये? सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया का मतलब है कि जैसे ये जो इंडिया का पार्ट हो गया, ये अच्छा ये है सदर्न एरिया, राइट? और ऊपर वाला जो पार्ट है वो है नॉर्दर्न एरिया इंडिया का। सो यहाँ पर जो गुजरात पड़ता है ये हो गया सेंट्रल इंडिया का पार्ट, क्योंकि जो बीचों बीच इंडिया के बीचों बीच जो स्टेट्स होती हैं वो सेंट्रल इंडिया में आती हैं। सो सेवाग्राम कहाँ पर है? सेंट्रल इंडिया में, मतलब गुजरात में। ऑलराइट, अब यहाँ पर आगे लुई फिशर बताते हैं दैट ही सेड, ही कौन? यहाँ पर गांधी जी की बात हो रही है कि गांधी जी ने उनको बताया। गांधी जी कहते हैं दैट आई विल टेल यू, कि मैं तुमको बताऊंगा, हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड
टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, कि मैंने कैसे ये डिसाइड किया कि मैं ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर करूँगा। और ये कब की बात है? 1917 की। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। सो कन्वेंशन का मतलब होता है मीटिंग। सो यहाँ पर लुई फिशर बताते हैं कि गांधी जी जो हैं वो दिसंबर 1916 में एक मीटिंग में गए थे, एक ऐसी मीटिंग जो एनुअली होती है, मतलब साल में एक बार। और मीटिंग किसकी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की ये मीटिंग थी। कहाँ हो रही थी ये मीटिंग? लखनऊ में। There were 2,301 delegates and many visitors. इस मीटिंग में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। 2,301 मतलब 2301 डेलीगेट्स थे एंड बहुत सारे अदर विजिटर्स भी यहाँ पर आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, सो इंटरव्यू के टाइम पर गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने क्या कहा? अ पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट्स इन इंडिया। देखो पेजेंट का मतलब होता है फार्मर, ठीक है, पेजेंट्स का मतलब होता है फार्मर। तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि मेरे पास, जब मैं मीटिंग में था तो मेरे पास एक फार्मर आया और वो फार्मर ऐसा दिख रहा था जैसे अदर फार्मर्स हैं हमारे भारत में, वैसा ही, एकदम पुअर, गरीब, इमेंशिएटेड, एकदम थिन, दुबला पतला। एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। फिर यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि उस पुअर फार्मर ने गांधी जी को क्या कहा कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से आया हूँ और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट चंपारण आएँ। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस, गांधी जी ने चंपारण के बारे में आज तक कभी सुना ही नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो नेपाल का जो किंगडम है और वहाँ पर जो हिमालयाज है, बेसिकली हिमालयाज के फुट हिल्स पर चंपारण, हिमालयाज के फुट हिल्स जो प्लेस है वहाँ पर चंपारण है। सो जैसे ये हिमालय हो गया और नीचे जहाँ हिमालय ख़त्म होता है और ये जो नीचे वाला पार्ट है बेसिकली ये है हिमालयाज के फुट हिल्स, और यहीं पर क्या है? चंपारण। और चंपारण है कहाँ पर? बिहार में। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर। एंशियंट अरेंजमेंट के अंडर जो चंपारण पेजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर थे। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? देखो, अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट का मतलब है एक अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट किसके बीच में था? ब्रिटिशर्स के बीच में था एंड जो चंपारण के फार्मर्स थे उनके बीच में था। तो जो चंपारण के फार्मर्स थे वो इस अग्रीमेंट में एक शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स का मतलब क्या होता है? वो लोग, वो फार्मर्स जो टेनेंट्स के तौर पर काम करते हैं किसी दूसरे की जमीन पर और उसमें से कुछ परसेंट प्रोड्यूस अपना लैंडलॉर्ड्स को देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, बेसिकली ये जो अग्रीमेंट था ये ब्रिटिशर्स के बीच में था एंड फार्मर्स के बीच में था, या ये कह लो जो चंपारण के पेजेंट्स थे उनके बीच में था। तो इस अग्रीमेंट में फार्मर्स जो थे वो शेयर क्रॉपर थे। शेयर क्रॉपर का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये अगर इस लैंड पर फार्मर काम कर रहे हैं तो इसका जितना प्रोड्यूस या यील्ड होगा, प्रोड्यूस का मतलब समझ रहे हो कि जितनी भी खेती बाड़ी होगी उसका कुछ परसेंट हिस्सा ये लैंडलॉर्ड को देते थे, उन लैंडलॉर्ड को जिनकी ज़मीनों पर ये काम कर रहे हैं। ऐसे फार्मर्स को हम शेयर क्रॉपर कहते हैं। ऑलराइट, तो अब ये जो अग्रीमेंट था ब्रिटिशर एंड फार्मर्स के बीच में, ये कैसा अग्रीमेंट था कि जो लैंड्स थी इस पे फार्मर्स टेनेंट्स के तौर पर काम कर रहे थे एंड इस अग्रीमेंट में ये कहा गया कि जिस लैंड पर ये फार्मर्स काम कर रहे हैं उनमें से 15% हिस्से पर ये इंडिगो की प्लांटेशन करेंगे एंड वो प्रोड्यूस ये किसको देंगे? वो प्रोड्यूस ये ब्रिटिशर्स को देंगे, राइट। मतलब ये कहा गया कि जिन लैंड्स पर, जैसे कि ये एक लैंड हो गई, ठीक है, ये एक ज़मीन हो गई, इसके 15% हिस्से पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
ये हिस्सा एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, ज़्यादा इसमें मतलब एंगल्स में मत जाना। जैसे कि ये 15% हिस्सा है, इसमें ये कहा गया अग्रीमेंट में, ब्रिटिशर्स ने ये कहा फार्मर्स को कि इस 15% हिस्से में तुमको और कुछ नहीं, बस इंडिगो की प्लांटेशन करनी है। तो फार्मर्स ने वो भी की, तो इतने हिस्से में वो इंडिगो की प्लांटेशन करने लगे। तो जो प्रोड्यूस आता था ये उस प्रोड्यूस को ब्रिटिशर्स को दे दिया करते थे, राइट। लेकिन अब हुआ क्या, हुआ ये कि फार्मर्स इस चीज से खुश नहीं थे, क्योंकि फार्मर्स इंडिगो को प्लांट नहीं करना चाहते थे, इंडिगो उगाना ही नहीं चाहते थे। उसका रीजन क्या था? एक तो ये था कि इनको जो भी पैसा मिलता था, जो भी मनी इनको मिलता था, जैसे कि सपोज करो इन्होंने 1 kg इंडिगो प्लांट किया और 1 kg जब ये ब्रिटिशर्स को बेचते थे तो उस हिसाब से इनको बहुत कम पैसा मिलता था। तो फार्मर्स के पास एक तो पैसा बहुत कम आता था, क्यों? क्योंकि बायर्स ही ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स सस्ते दाम पर इंडिगो लेते थे। दूसरा ये था कि ये फार्मर्स अपने डेट में, मतलब अपने ऋण में ये दबते गए, और ये जो भी लोन ब्रिटिशर्स से लेते थे वो लोन ब्रिटिशर्स बहुत ही हाईएस्ट रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर दिया करते थे, राइट। एंड इसके अलावा और भी ऐसी कुछ रीजंस थे, तो फार्मर्स खुश नहीं थे इंडिगो प्लांट करने में। तो अब धीरे धीरे होता ये है कि जर्मनी ने चीप तरीके से, मतलब सिंथेटिक तरीके से इंडिगो को प्लांट करना शुरू कर दिया, जिसका अमाउंट काफ़ी सस्ता होता था, वो सस्ता बेचने लगे। तो ब्रिटिशर्स का सारा ध्यान यहाँ पर आ गया। तो फिर फार्मर्स ने क्या किया, इन्होंने इंडिगो उगाना ही बंद कर दिया। लेकिन थोड़े टाइम बाद ब्रिटिशर्स ने जब हम लोगों को प्रॉपर कॉलोनाइज कर लिया, गवर्नमेंट भी इनकी मतलब पॉलिटिक्स में भी यही लोग सब यही कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने फिर से इंडियन फार्मर को परेशान करना शुरू कर दिया, मतलब स्पेशली चंपारण फार्मर्स को परेशान करना शुरू कर दिया और कहा कि तुमने ये जो 15% हमने कहा था कि तुमको इतनी हिस्से पर इंडिगो प्लांट करनी पड़ेगी, ये तुमने रोक क्यों दी? और फिर ब्रिटिशर्स फार्मर्स को दोबारा से परेशान करने लग गए कि अब तुमको दोबारा से इंडिगो प्लांट करनी पड़ेगी। और कई बार ऐसा होता था कि भाई इनको फार्मर्स को इनका पैसा मिलता था, कई बार नहीं मिलता था। तो ऐसी सब प्रॉब्लम्स से ये सभी फार्मर्स जूझ रहे थे। सो राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला इन्हीं फार्मर से एक फार्मर था। ही वॉज इलिटरेट मतलब पढ़ा लिखा नहीं था वो, बट वो रेजोल्यूट था। रेजोल्यूट का मतलब वो इतना डिटरमिन्ड था, उसने ये ठान लिया था कि मैं गांधी जी को चंपारण लाके ही रहूँगा, और उसने ऐसा किया भी। He had come to the Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar। तो ये जो राजकुमार शुक्ला है ये कहाँ आया? इस कांग्रेस सेशन में आया, जहाँ पर गांधी जी मीटिंग के लिए आए हुए थे, कन्वेंशन के लिए आए हुए थे। और यहाँ पर ये क्यों आया था? क्योंकि इनको कंप्लेन करनी थी कि किस तरीके से सारे फार्मर्स इनजस्टिस को झेल रहे हैं, और ये इनजस्टिस उनके साथ कौन कर रहे हैं? लैंडलॉर्ड्स, जो कि थे ब्रिटिशर्स। और ये सब कहाँ का सीन है? चंपारण का। चंपारण कहाँ है? बिहार में। तो बेसिकली ऑल एंड ऑल ये राजकुमार जो शुक्ला है ये गांधी जी से इसलिए मिलना चाहता था ताकि ये उनको ये बता सके कि जो बिहार के फार्मर्स हैं वो लैंडलॉर्ड सिस्टम की वजह से कितनी एट्रोसिटी झेल रहे हैं, कितना अत्याचार झेल रहे हैं। समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी जी। तो यहाँ पर हमें लुई फिशर बताते हैं कि शायद राजकुमार शुक्ला को किसी ने कहा होगा कि इस चीज़ का सॉल्यूशन गांधी जी के पास है, गांधी जी से बात करो। तो शायद इसीलिए वो गांधी जी के पास आया था उनको अपनी प्रॉब्लम बताने। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर कानपुर क्या है? एक्चुअली कानपुर का ये इंग्लिश एक्सेंट है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को कानपुर बोलना तो आता नहीं था, तो वो कानपुर को कानपुर बोलते थे। तो कानपुर मतलब यहाँ क्या है? कानपुर। ओके। तो अब गांधी जी शुक्ला को कहते हैं, राजकुमार शुक्ला को, कि उनकी कानपुर में मीटिंग्स हैं एंड इसके अलावा उनको इंडिया में अलग अलग जगह पर काम है, और जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी प्रायर कमिटमेंट दे रखी है। तो गांधी जी अभी ऑक्यूपाइड हैं। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। अकम्पनीड का मतलब साथ साथ जाना। शुक्ला गांधी जी के साथ साथ हर जगह गए।
देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। गांधी जी अपने काम कंप्लीट करके कहाँ पहुँचे? अपने आश्रम में। इनका आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद के पास में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला ने गांधी जी को उनके आश्रम तक भी फॉलो किया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जीज साइड्स, और काफ़ी हफ्तों तक शुक्ला ने गांधी जी की साइड नहीं छोड़ी, मतलब गांधी जी को वो फॉलो करते रहे। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। अब क्या होता है? अब यहाँ पर जो राजकुमार शुक्ला हैं वो गांधी जी से बैग करते हैं, एक तरीके से मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ फिक्स अ डेट, कि मतलब एक डेट फिक्स करो और मेरे साथ चंपारण चलो। इम्प्रेस्ड बाय शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी। टेनासिटी का मतलब होता है परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, मतलब जब आप एक काम करने के बिल्कुल पीछे लग जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गांधी जी हैं वो इस राजकुमार शुक्ला जो कि एक शेयर क्रॉपर है, इसकी टेनासिटी मतलब इसकी परसिस्टेंस देखकर, इसकी डिटर्मिनेशन देखकर या इसकी दृढ़ता देखकर इम्प्रेस हो गए। एंड स्टोरी गांधी जी सेड, आई मीन अच्छा यहाँ पर स्टोरी बेसिकली इसी लाइन से जुड़ी हुई है कि इम्प्रेस हो गए ये इस टेनासिटी को देखकर एंड इस शेयर क्रॉपर की स्टोरी को सुनकर। सो गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। गांधी जी ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे कैलकाटा में मिलो और वहाँ से मुझे तुम अपने साथ लेकर जा सकते हो। मुझे अभी एक बार कैलकाटा जाना है एक डेट को, तो तुम वहाँ मेरे पास आ सकते हो मुझसे मिलकर और मुझे लेकर जा सकते हो अपने साथ। मंथ्स पास्ड, बहुत महीने बीत गए। शुक्ला वो सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी जी अराइव्ड ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। सो काफ़ी महीने बीत गए। शुक्ला जो है वो गांधी जी की वेट में हॉन्च करके बैठा रहा। उकड़ू बैठना जिसे कहते हैं ना, उसको इंग्लिश में हॉन्चेस कहते हैं, राइट। तो वो उकड़ू पोजीशन में बैठा रहा, बैठकर वेट करता रहा कैलकाटा में। फिर गांधी जी जब फ्री हो गए तो वो गांधी जी से मिला। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर अ सिटी ऑफ पटना इन बिहार। अब दोनों ने बिहार जाने के लिए क्या पकड़ी? ट्रेन पकड़ी। बोर्डेड का मतलब गेट ऑन, सो दे बोथ गेट ऑन द ट्रेन, और ये एक्चुअली पटना जाने वाले थे। पटना कहाँ है? बिहार में। सो देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, who later became president of Congress Party and of India. So यहाँ पर क्या होता है कि शुक्ला जो हैं वो गांधी जी को कहाँ ले गए? हाउस ऑफ लॉयर, एक वकील के घर ले गए, जो कि एक रिनाउंड वकील थे जिनका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद। नाम तो आपने सुना भी होगा ना। राजेंद्र प्रसाद जो है बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने एंड इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने थे। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो घर पर नहीं थे। तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद जी को ना, ये मैंने पिक्चर में दिखा दिया, ये एक लॉयर थे एंड बाद में जाकर ये कांग्रेस पार्टी के ही नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान के भी प्रेसिडेंट बने, और ये हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। सो राजेंद्र प्रसाद के घर जब राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी गए तो राजकुमार शुक्ला ने देखा कि राजेंद्र प्रसाद तो घर पर है ही नहीं, वो तो आउट ऑफ टाउन है। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर। योमैन का मतलब होता है एक साधारण सा आदमी जो छोटी सी जगह पर काम करता है, मतलब छोटी सी लैंड पर काम करता है। एंड पेस्टर्ड का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को बोदर करना या डिस्टर्ब करना। तो राजेंद्र प्रसाद जी तो घर पर थे नहीं, लेकिन उनके सर्वेंट्स जो हैं वो राजकुमार शुक्ला को अच्छे से जानते थे, क्योंकि राजकुमार शुक्ला बहुत बार राजेंद्र प्रसाद के घर आए हुए हैं। और इनके सर्वेंट्स इनको किस तरीके से जानते थे कि भाई राजकुमार शुक्ला एक बहुत ही पुअर योमैन है, मतलब एक ऐसा फार्मर है जो काफ़ी पुअर है, छोटी सी लैंड पर काम करता है। एंड उनका ये भी मानना था कि ये हमारे मास्टर राजेंद्र प्रसाद को बार बार आकर परेशान करता है कि इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के जो फार्मर्स हैं, मतलब इंडिगो शेयर क्रॉपर्स जो हैं उनकी हेल्प कर दी जाए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन। कंपेनियन कौन है? गांधी जी, राइट।
तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जो राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट थे वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे, तो उनको लगा कि जो इनके साथ ये कंपेनियन आए हैं जिनका नाम है गांधी जी, क्योंकि वो तो गांधी जी को जानते नहीं थे, तो उनको लगा कि इस शुक्ला की तरह गांधी जी भी एक पुअर योमैन है। उनको लगा कि ये भी एक शेयर क्रॉपर ही है जो हमारे मास्टर को परेशान करने आए हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी की अनुपस्थिति में, इनकी एब्सेंस में, ये जो सर्वेंट्स हैं ना, ये शुक्ला जी को और गांधी जी को जमीन पर बैठने के लिए कह देते हैं। whom they took to be another peasant। तो इनको लगा कि गांधी जी भी दूसरे किसान हैं जिनको शुक्ला अपने साथ लेकर आए हैं। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know he was not an untouchable? So यहाँ पर ये बताया है कि जब गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला जमीन पर बैठे थे तो गांधी जी को प्यास लगी। उन्होंने कुएं से पानी निकालने की कोशिश की तो उनको इन सर्वेंट्स ने मना कर दिया कि कुएं से पानी मत निकालो, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये एक अनटचेबल हैं, छोटी जाति वाले हैं और इनकी वजह से ये पूरा जो वाटर है ये क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर गांधी जी जो है ये इस सिनेरियो से बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे कि ऐसे कैसे आज के टाइम पर भी अनटचेबिलिटी को लोग मान सकते हैं, राइट। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण। अब गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे और मुजफ्फरपुर से वो जाएंगे चंपारण, राइट, क्योंकि मुजफ्फरपुर से रास्ता फिर चंपारण जाता है। और ये मुजफ्फरपुर पहले क्यों जाना चाहते थे गांधी जी? To obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting। imparting का मतलब देना। तो यहाँ पर ये कहा गया कि गांधी जी मुजफ्फरपुर इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि उनको शेयर क्रॉपर्स की कंडीशंस को और अच्छे से जानना था, उनको इस इंफॉर्मेशन को और अच्छे से कलेक्ट करना था एंड शुक्ला जितनी इंफॉर्मेशन दे सकता है उससे कहीं ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनको मुजफ्फरपुर जाकर मिल सकती थी, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा मैप में समझा देती हूँ कि अभी ये कहाँ पर हैं, ये हैं यहाँ पटना में, ऑलराइट। और इनको कहाँ जाना था, इनको जाना था चंपारण, लेकिन गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो पहले कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे। तो यहाँ पर है मुजफ्फरपुर, तो यहाँ मुजफ्फरपुर में जाकर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद जाएंगे ईस्ट चंपारण, ऑल राइट। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी को गांधी जी बहुत पहले से जानते थे, तो अब गांधी जी ने क्या किया, जे.बी. कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा, एक लेटर भेजा। जे.बी. कृपलानी एक प्रोफेसर थे और ये आर्ट कॉलेज में प्रोफेसर थे। आर्ट कॉलेज ये कहाँ का था, मुजफ्फरपुर का था। whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल। टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल मतलब ये एक शांति निकेतन स्कूल था जो रविंद्रनाथ टैगोर का था। आज के टाइम पर तो ये यूनिवर्सिटी बन गया है, लेकिन उस टाइम पर जो शांति निकेतन स्कूल था रविंद्रनाथ टैगोर का, वहाँ से गांधी जी जे.बी. कृपलानी को जानते हैं। बहुत पहले से इस स्कूल से ये इनको जानते हैं, लेकिन जे.बी. कृपलानी अब एक प्रोफेसर बन चुके हैं और ये मुजफ्फरपुर में रहते हैं, आर्ट्स कॉलेज में ये काम करते हैं एज अ प्रोफेसर। तो अब गांधी जी ने सोचा कि वो मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक टेलीग्राम जे.बी. कृपलानी को भेजा। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। तो जब वो ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में बैठने के बाद अब पटना से सीधा रेलगाड़ी कहाँ पहुंची, मुजफ्फरपुर। और कितने बजे, मिडनाइट मतलब 12 बजे रात के। और डेट क्या थी, 15 अप्रैल 1917। कृपलानी मतलब जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। जे.बी. कृपलानी अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ स्टेशन पर उनके वेलकम के लिए खड़े हुए थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days। गांधी जी मुजफ्फरपुर में 2 दिन के लिए रुके, बट
किसी दूसरे प्रोफेसर के घर रुके, ना कि जेबी कृपलानी के घर, ये चीज़ ध्यान रखना। सो इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। तो आपने यहाँ क्या ध्यान रखना है कि कृपलानी अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ गांधी जी के स्वागत के लिए, वेलकम के लिए स्टेशन पर मतलब खड़े हुए थे। एंड गांधी जी मुजफ्फरपुर में 2 दिन के लिए रुके, किस प्रोफेसर के घर पे? प्रोफेसर मलकानी के घर पे, जो कि एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। तो ध्यान रखना, जेबी कृपलानी क्या थे? एक आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे। एंड अगर हम प्रोफेसर मलकानी की बात करें, ये गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे। It was an extraordinary thing in those days, Gandhiji commented, for a government professor to harbor a man like me. हार्बर का मतलब है किसी को सपोर्ट करना या किसी को सहारा देना या शेल्टर देना। ऑल राइट, अब गांधी जी कहते हैं कि उन दिनों के टाइम पर ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ थी कि एक कॉमन सा आदमी जो कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर है, उसने मुझ जैसे इंसान को अपने घर में शेल्टर दिया 2 दिन के लिए। अब यहाँ पर मुझ जैसे इंसान का मतलब क्या है? गांधी जी अपने आप को ऐसे क्यों बोल रहे हैं और ये इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहे हैं कि उन दिनों ये बहुत बड़ी बात थी कि मुझ जैसे इंसान को एक गवर्नमेंट प्रोफेसर ने अपने घर में रहने के लिए जगह दी 2 दिन के लिए? एक्चुअली यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन दिनों ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एंड गांधी जी वॉज अबाउट टू स्टैंड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो इसीलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझ जैसे इंसान को जगह देना वॉज लाइक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टफ। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, मतलब छोटी छोटी जगहों पर, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। एडवोकेट का मतलब सपोर्ट में, होम रूल का मतलब होता है हमारा घर का रूल, मतलब जिस देश के हम हैं हमारा ही वहां पर रूल होना चाहिए, किसी दूसरी कंट्री का रूल नहीं होना चाहिए, हमारी कंट्री हमारा रूल, राइट। अब यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि उन दिनों में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ इसलिए थी क्योंकि स्मॉल लोकेलिटीज़ में इंडियंस जो है ना, वो होम रूल को सपोर्ट करने वाले लोगों को सिंपैथी दिखाने में डरते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऐसे लोगों को जेल में डाल देते थे या उनको मार देते थे, राइट। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे जैसा इंसान जो होम रूल चाहता था, जो ये चाहता था कि ब्रिटिशर्स हमारे देश से निकल जाएं और हमारी कंट्री में सिर्फ हमारा रूल हो, तो मेरे जैसे इंसान को 2 दिन के लिए प्रोफेसर मलकानी ने जगह दी अपने घर में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी ये। एंड फिर वो ये भी कह रहे हैं उस टाइम पर इंडियंस जो हैं वो हम जैसे लोगों को सपोर्ट करने में डरते थे। हम जैसे लोग मतलब जो होम रूल चाहते थे, जो ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर भेजना चाहते थे, और ये इसलिए डरते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसे लोगों के अगेंस्ट कड़े कदम उठाए हुए थे। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण। एडवेंट का मतलब होता है अराइवल, मतलब किसी का आना। तो अब यहाँ ये बताया है कि गांधी जी के आने की खबर और उनका जो मिशन था कि वो किस मिशन से मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, ये दोनों ही खबर मुजफ्फरपुर एंड चंपारण के लोगों को पता लग गई। शेयरक्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण began arriving on foot and by conveyance to see their champion। अब हुआ क्या कि मुजफ्फरपुर के चंपारण के लोग गांधी जी से मिलना चाहते थे, क्योंकि शेयर क्रॉपर्स के लिए तो ये एक तरीके से मसीहा थे। उनको लगा था कि गांधी जी हमें हमारी प्रॉब्लम से निकालेंगे, राइट। तो मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए गांधी जी से मिलना तो आसान था क्योंकि अभी मुजफ्फरपुर में ही थे गांधी जी, लेकिन चंपारण से लोग जो है गांधी जी से मिलने आए। कुछ शेयर क्रॉपर्स ऐसे थे जो पैदल चलकर आए, कुछ ऐसे थे जो कन्वेयंस से आए, मतलब ट्रांसपोर्ट से आए थे। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। सो अब मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे उन्होंने गांधी जी को ब्रीफ किया। ब्रीफ का मतलब क्या है? डिटेल दी। डिटेल किस बारे में? शेयर क्रॉपर्स के बारे में। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। दे टोल्ड हिम about their cases and reported the size of their fee। अब देखो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे इन्होंने गांधी जी को क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये लॉयर्स बहुत बार कोर्ट में
इन पेजेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इनका केस लड़ चुके हैं बहुत बार। एंड इन्होंने ये भी बताया, जो लॉयर्स थे ना, इन्होंने गांधी जी को ये भी बताया कि इन्होंने जितने भी केसेस इन पेजेंट ग्रुप के बिहाफ पर लड़े हैं उनके लिए बिग साइज ऑफ फीस की डिमांड भी की हुई है। मतलब इन्होंने खूब सारा पैसा जो है इन फार्मर से लिया हुआ है। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स। चाइडेड का मतलब होता है गुस्सा करना, डांटना, स्कोल्ड करना, इंग्लिश में इसे कहेंगे स्कोल्ड करना। तो गांधी जी को ये बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि इतने गरीब ये फार्मर्स हैं और इनसे लॉयर्स ने इतना सारा पैसा भी वसूला हुआ है इनके केस के लिए। तो गांधी जी अब क्या करते हैं, इन लॉयर्स को गुस्सा करते हैं। क्यों? फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा पैसा इनसे लूट लिया था। जो लॉयर्स थे ना, इन्होंने अच्छा खासा फीस के नाम पर पैसा लूटा। इस वजह से गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा। ही सेड, आई हैव कम टू कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। अब यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ये कंक्लूजन लेकर कि हमें अब लॉ कोर्ट्स में नहीं जाना। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। फिर वो कहते हैं कि फार्मर्स का मतलब शेयर क्रॉपर का ये प्रॉब्लम जो है, अगर हम कोर्ट में लेकर जाते हैं, ये हमें फ़ायदा नहीं देगा, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फैसला सुनाने वाले लोग भी ब्रिटिशर्स ही हैं। लॉ कोर्ट्स में फैसला सुनाने वाले लोग भी ब्रिटिशर्स ही हैं। वेयर द पेजेंट्स आर सो क्रश्ड, फियर स्ट्रिकन। फियर स्ट्रिकन का मतलब होता है अफ्रेड, डरे हुए। लो कोर्ट्स आर यूजलेस। फिर यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि ये जो पेजेंट्स हैं, इन ब्रिटिशर्स ने इनको क्रश किया हुआ है, डरा के रखा हुआ है, तो ऐसे में लो कोर्ट जाना यूजलेस है, क्योंकि वहाँ पर भी यही ब्रिटिशर्स होते हैं फैसला सुनाने के लिए। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। फिर गांधी जी कहते हैं कि फ्री फ्रॉम फियर मतलब सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि इन पेजेंट्स को इनके डर से बाहर निकालो, इनके डर से इनको फ्री करो। वो डर जो इनके मन में ब्रिटिशर्स के नाम का बैठा हुआ है। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, अरेबल का मतलब होता है एक ऐसी लैंड दैट इज सुटेबल फॉर फार्मिंग, एक ऐसी जमीन जो फार्मिंग के लिए एकदम परफेक्ट हो, ऐसी लैंड को हम कहते हैं अरेबल लैंड। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट। लार्ज स्टेट का मतलब है अलग अलग प्रॉपर्टी में बांटी हुई थी। तो यहाँ पर ये बताया कि ये जो अरेबल लैंड है इसको अलग अलग उसमें बांटा हुआ था, डिवाइड किया हुआ था, और ये किसने ओन की हुई थी, मतलब इसके मालिक कौन बने हुए थे, इंग्लिशमैन, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो इसके मालिक बने हुए थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और ये बताया कि इन पर काम कौन करते थे, इंडियन टेनेंट्स, मतलब जो इंडियन फार्मर्स हैं वो टेनेंट्स के तौर पर काम करते थे। टेनेंट्स के तौर पर काम करने का मतलब समझे कि ये एक तरीके की मजदूरी करते थे किसी और की लैंड पर, और जो भी ये प्रोड्यूस करते थे उस प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा इनको लैंड ओनर्स को देना पड़ता था, एंड कुछ पैसा इनके पास थोड़ा बहुत बच जाता था। किनके पास, इंडियन टेनेंट्स के पास। लेकिन इतना पैसा नहीं बनता था कि अमीर हो जाए, बस इतना कि कम से कम एक दो वक्त की रोटी ही खा सकें, वरना वो भी दूबर हो जाती थी इन लोगों के लिए। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और जो ये अरेबल लैंड है इसमें जो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी, चीफ मतलब मेन, कमर्शियल क्रॉप का मतलब होता है वो क्रॉप जिसको बेचा जाता है, जिसको कमर्शियल पर्पस के लिए उगाया जाता है। तो वो कौन सी प्लांटेशन थी, वो थी इंडिगो प्लांटेशन या इंडिगो क्रॉप। द लैंडलॉर्ड्स, और याद रखना इंडिगो मतलब प्लांटेशन जिसका क्रश करके पाउडर बनाया जाता है और जो किसके लिए यूज किया जाता है, डाई के लिए यूज किया जाता है। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 मतलब 3/20, 3/20 जिसका परसेंट कितना बनता है, 15% ऑफ द होल्डिंग्स विद इंडिगो, एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, एंड दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन किसने दी, ये इंफॉर्मेशन मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने गांधी जी को दी। तो इन्होंने कहा कि ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं इन्होंने सभी टेनेंट्स को कंपेल किया हुआ है। कंपेल का मतलब होता है फोर्स करना।
तो ये कहते हैं कि जो ये लैंडलॉर्ड्स हैं, मतलब जो ये ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने सभी जो फार्मर्स हैं एज अ टेनेंट जो काम कर रहे हैं, इनको ये फोर्स किया हुआ है कि इनको अपनी लैंड पर 15% के एरिया पर इंडिगो प्लांट करना ही करना है, एंड जितना प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा इंडिगो हार्वेस्ट इन्होंने किसको सरेंडर कर देना है, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, मतलब 15% जो प्रोड्यूस हुआ है वो सारा का सारा एज अ रेंट किसको दे देना है, ये दे देना है ब्रिटिशर्स को। मतलब जितनी भी इंडिगो की खेती हुई है वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स को दे दो। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। बट प्रेजेंटली क्या सिनेरियो हो रखा है, द लैंडलॉर्ड्स लर्न मतलब दे केम टू नो, उनको अभी अभी ये पता चला दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, राइट। तो अब लैंडलॉर्ड्स को ये पता चल गया, मतलब ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनको ये पता चल गया कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो उगाना, डेवलप करना शुरू कर दिया। Thereupon obtain agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement। तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। एक्चुअली यहाँ पर ये कहा कि ये जो अग्रीमेंट है इसको क्या कहा गया, 15% अग्रीमेंट। ऑल राइट, 15% अग्रीमेंट में मैंने आपको बताया भी था क्या होता है कि ये लैंड है, इसके 15% एरिया में इंडिगो को उगाया जाएगा, सारा का सारा इंडिगो हार्वेस्ट जो है वो किसको दिया जाएगा, वो दिया जाएगा ब्रिटिशर्स को। ऑल राइट, अब यहाँ पर ये कहा गया कि एक्चुअली अब ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया कि जो जर्मनी है ना, ये सिंथेटिक तरीके से इंडिगो प्रोड्यूस कर रही है और सस्ते दाम पर मिल रहा है। तो अब ये चाहते हैं कि ये जो 15% अग्रीमेंट इन्होंने कर रखा है किसके साथ, फार्मर्स के साथ, इस 15% इंडिगो को अब हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना इस 15% जिस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को कैंसिल कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पर कमाल की बात यह है, ये चाहते थे कि इसको कैंसिल तो कर दिया जाए, लेकिन इसके बदले ये जो शेयर क्रॉपर्स हैं हमें कंपेंसेट करें, हमें इसका कंपेंसेशन दें, मतलब हमें इनको रिलीज करने का पैसा दें। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको, ये जो मेरी ज़मीन है, मैंने आपको कहा कि इस पर आकर काम करो आप, ठीक है, लेकिन मेरे को जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हुई तो मैंने कहा आप यहाँ से निकल जाओ, आप दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाओ, दूसरे लैंडलॉर्ड के अंडर काम करो। लेकिन जब मैं आपको यहाँ से निकालूंगी तो मैं साथ साथ ये भी कह दूँ कि आप मुझे इस ज़मीन से निकलने का पैसा भी दो। तो अब आप सोचो कि आपको सुनकर कैसा लगेगा, राइट। तो ऐसा ही इन शेयर क्रॉपर्स को लग रहा था। मतलब ये जो 15% का अग्रीमेंट ब्रिटिशर्स ने बनाया, अब ब्रिटिशर्स ही इसको कैंसिल करके इन फार्मर से इसका पैसा लेना चाहते थे कि हम तुम लोगों को रिलीज कर रहे हैं, पर इसका अब हमें पैसा दो, इसका अब हमें कंपेंसेशन दो। तो ये प्रॉब्लम थी अभी शेयर क्रॉपर्स के साथ। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अर्कसम मतलब इरिटेटिंग टू द पेजेंट्स एंड मैनी साइंड विलिंगली। शेयर क्रॉपिंग का जो ये 15% वाला अग्रीमेंट था, जब इसको, वैसे तो ये 15% वाला अग्रीमेंट किसी को पसंद नहीं था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि क्यों पसंद नहीं था। और जब ये कैंसिल हुआ और इनसे जब कंपेंसेशन की मांग की गई तो इससे पेजेंट्स को बहुत गुस्सा आया। लेकिन कुछ ऐसे पेजेंट्स भी थे जिन्होंने विलिंगली साइन कर दिया, और जितना कंपेंसेशन मांगा गया वो कंपेंसेशन कुछ पेजेंट्स ने दे भी दिया था ब्रिटिशर्स को। दोज हु रेजिस्टेड मतलब वो किसान, वो फार्मर्स जो ब्रिटिशर्स को कंपेंसेशन भी नहीं देना चाहते थे और इनके जो अगेंस्ट खड़े थे, दे एंगेज्ड लॉयर्स। अब वो लॉयर्स को हायर करने लगे, लॉयर्स के साथ वो मिल गए, एंड द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स। तो इसके बदले क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने ठग्स को हायर कर लिया, मतलब गुंडों को हायर कर लिया, गूंस को हायर कर लिया, और इन फार्मर से जबरदस्ती पैसा निकलवाने की कोशिश की गई। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back। और फिर अब होता क्या है
अब मीनवाइल जब ये सब चल रहा था तो जिन इलिटरेट पेजेंट्स ने साइन कर दिए थे कंपेंसेशन पर एंड कंपेंसेशन दे भी दिया था, तो उनको ये पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो ग्रो हो रहा है और इस वजह से ब्रिटिशर्स ने इनसे कंपेंसेशन मांगा और ये 15% का अग्रीमेंट रिलीज़ किया। तो अब ये भी अवेयर हो गए और इन इलिटरेट पेजेंट्स को भी वापस अब अपने पैसे चाहिए थे, तो ये भी अपने पैसों की डिमांड करने लगे ब्रिटिशर से कि हमें हमारा पैसा वापस दो। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण और इसी टाइम पर चंपारण में गांधी जी आए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और इन्होंने कैसे शुरुआत की, इन्होंने पहले तो फैक्ट इकट्ठे करना शुरू किए। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। फैक्ट इकट्ठा करने के लिए ये पहले कहाँ गए, ये गए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, मतलब वो लैंडलॉर्ड का एसोसिएशन जो इनसे कंपेंसेशन की मांग कर रहे थे। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दे कुड नॉट गिव द इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। तो जब गांधी जी ने इनसे इंफॉर्मेशन मांगी, फैक्ट इकट्ठा करने की कोशिश की, तो ये लैंडलॉर्ड्स ने कहा कि तुम एक आउटसाइडर हो। गांधी जी को क्या कहा कि तुम एक आउटसाइडर हो, तुम तो चंपारण के रहने वाले हो ही नहीं, तो हम तुमको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी जी आंसर्ड ही वॉज नॉट आउटसाइडर। गांधी जी ने कहा कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ। तो इनका यहाँ कहने का मतलब ये था कि आउटसाइडर तो तुम हो, तुम दूसरे देश से हो और तुम हमारे देश पर यहाँ पर राजपाट चला रहे हो। तो ये यहाँ यूँ कहना चाहते थे मैं तो एक हिंदुस्तान का हूँ और मैं यहाँ पर हिंदुस्तान की मिट्टी से बिलोंग करता हूँ, राइट। एंड जो ब्रिटिशर से ये आउटसाइडर है, ना कि मैं आउटसाइडर हूँ। नेक्स्ट, Gandhi called on British official commissioner of Tirhut division in which the Champaran district lay। तो तिरहुट डिवीजन मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ का ये जो पार्ट है ये तिरहुट डिवीजन का पार्ट है जिसमें चंपारण भी आता है। तो गांधी जी अब कहाँ गए, जब यहाँ सेक्रेटरी ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया तो गांधी जी पूरे तिरहुट डिवीजन के कमिश्नर से मिलने गए और तिरहुट डिवीजन में चंपारण डिस्ट्रिक्ट भी आता है। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स। अब गांधी जी यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं ना, लुई मतलब जो इंटरव्यूअर है, तो यहाँ पर ऑथर को वो मतलब एक तरीके से इंटरव्यू दे रहे हैं। तो गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने उनको बताया कि जो कमिश्नर है ना प्रोसीडेड टू बुली मी, कि उसने मुझे बुली किया। एडवाइज्ड मी टू फोर्थविथ टू लीव त्रिहुट। फोर्थविथ का मतलब होता है इमीडिएट, एकदम से। फिर गांधी जी जो है वो लुई फिशर को बताते हैं कि एक्चुअली में हुआ ये कि इस कमिश्नर ने मुझे बुली तो किया ही, साथ ही साथ इसने मुझे ये भी कहा कि मैं फटाफट से तिरहुट डिवीजन छोड़कर चला जाऊं। मतलब वो एक तरीके से मुझे धमकाने लगा कि यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए है, राइट। एंड गांधी जी डिड नॉट लीव। गांधी जी नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी। अब गांधी जी ने क्या किया, अपने फैक्ट्स को इकट्ठा करने के लिए आगे प्रोसीडिंग की और ये पहुंचे मोतीहारी। मोतीहारी क्या है, कैपिटल है चंपारण की। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। बहुत सारे लॉयर्स भी उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। मल्टीट्यूड का मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग। तो जब ये मोतीहारी पहुंचे, वहाँ रेलवे स्टेशन पर इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग गांधी जी के स्वागत में खड़े हुए हैं। ही वेंट टू अ हाउस। ये घर गए एंड यूजिंग इट एज अ हेड क्वार्टर्स। तो इन्होंने एक घर लिया, उसी घर को ये हेड क्वार्टर्स की तरह यूज़ करने लगे, मतलब वहीं रहते थे, वहीं इनका ऑफिस था। कंटिन्यूड इज इन्वेस्टिगेशन, और वहीं रहकर इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन तैयार की। A report came in that a peasant had been maltreated। maltreated का मतलब होता है बुरा व्यवहार, मारना पीटना। in a nearby village। अब होता क्या है, गांधी जी के पास एक रिपोर्ट आई कि पास के ही गांव में एक फार्मर के साथ ब्रिटिशर्स ने मैलट्रीट किया, मतलब उसको मारा पीटा, उसको परेशान किया। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो उसे देखने जाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अब गांधी जी उस फार्मर को देखने के लिए चलने लगे। सो वो कैसे गए, वो हाथी पर बैठ कर गए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम।
ओवरटुक का मतलब होता है आगे आना। सो बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया कि जब गांधी जी उस पेजेंट को देखने जा रहे थे तो पुलिस सुपरिटेंडेंट के जो मैसेंजर थे, मतलब जो दूत थे एक किस्म के, उन मैसेंजर ने गांधी जी को ओवरटुक किया ताकि वो गांधी जी को रोकें। वो गांधी जी को वहाँ जाने नहीं देना चाहते थे। एंड दे ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू द टाउन। और उन्होंने गांधी जी को क्या ऑर्डर किया कि अपनी कैरेज में बैठकर, मतलब जिस हाथी पर बैठकर आए हो उसी हाथी पर बैठकर वापस चले जाओ। गांधी कंपाइल्ड का मतलब होता है किसी के ओबे को फॉलो करना, मतलब किसी की आज्ञा का पालन करना। तो जब गांधी को उन्होंने ऑर्डर दिया कि वापस चले जाएं तो गांधी वापस चले गए। उन्होंने उन मैसेंजर की बात मान ली। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम। अब मैसेंजर्स ने गांधी को उनके घर छोड़ा। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। और उनको ये कहा कि वो चंपारण तुरंत छोड़कर चले जाएं। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट। गांधी ने उस पर साइन तो किया बट उस पर लिखा दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने इस ऑर्डर को क्या किया, डिसओबे किया। इन कॉन्सिक्वेंसेस, अब जैसे ही गांधी ने मना किया कि मैं चंपारण छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। समन का मतलब होता है बुलावा आना। तो गांधी जी को कोर्ट से अगले ही दिन बुलावा आ गया, समन आ गया कि उनको कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। गांधी जी को जब समन आया कोर्ट से कि उनको अगले दिन कोर्ट जाना है, वो पूरी रात अवेक रहे, मतलब वो सोए नहीं। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। अब गांधी जी ने क्या करा, उन्होंने ना एक टेलीग्राफ भेजा राजेंद्र प्रसाद को कि वो बिहार आए कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स लेकर। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू आश्रम। गांधी जी ने आश्रम, सेवाग्राम आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय। वाइसरॉय का मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और सारा का सारा मैटर गांधी जी ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भी भेजा, मतलब उन्होंने सारी रिपोर्ट बनाकर गांधी जी ने वाइसरॉय को भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स। तो अब सुबह मॉर्निंग में गांधी जी ने ये देखा कि मोतिहारी टाउन ब्लैक विद पेजेंट्स, मतलब मोतिहारी टाउन में बहुत सारे पेजेंट्स इकट्ठा हो गए हैं। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उनको ना गांधी जी के बारे में ये सब नॉलेज नहीं थी कि ये बैरिस्टर हैं, इन्होंने बहुत सारा काम किया है साउथ अफ्रीका में। So they had merely heard that a Mahatma who wanted to help them in trouble with the authorities। तो यहाँ पर ये कहा है कि ये जो पेजेंट्स थे ना, इनको गांधी के बारे में कुछ भी ऐसी खास नॉलेज नहीं थी, क्योंकि गांधी जी ने बहुत कुछ अचीव किया साउथ अफ्रीका में, वो सब पेजेंट्स को नहीं पता था। बस उनको सिर्फ मयरली इतना ही पता था कि कोई महात्मा है जो उनको इस मुसीबत से निकालने वाला है, वो मुसीबत जो इनको इनके अथॉरिटीज से मिल रही है, मतलब इनके ऐसे अधिकारी से जैसे ब्रिटिशर्स हो गए, राइट। तो ये कह रहे हैं कि पेजेंट्स को बस इतना ही पता था कि एक महात्मा है जो हमारे लिए एक मसीहा है जो हमें प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। तो यहाँ ये कहा गया कि इतने सारे पेजेंट्स, ये स्पॉन्टेनियस मतलब ये खुद अपनी मर्जी से आए थे डेमोन्स्ट्रेट करने। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है प्रोटेस्ट करने, ठीक है। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया पेजेंट्स ने कोर्ट हाउस के बाहर, मतलब कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर। 1000 की संख्या में, मतलब हजारों की संख्या में पेजेंट्स थे। इन्होंने कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट किया। और ये जो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, मतलब जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया ना, ये इनके लिए एक बिगनिंग थी, एक शुरुआत थी। किस चीज़ की शुरुआत थी? लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। ये इनके लिए एक ऐसी शुरुआत थी कि अब सभी पेजेंट इकट्ठे हो चुके हैं और अब ये ब्रिटिश के डर से लिबरेट हो जाएंगे या मुक्त हो जाएंगे, मतलब ब्रिटिशर्स के डर से ये फ्री हो जाएंगे। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस। ऑफिशियल्स जो थे वो पावरलेस फील करने लगे विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी के कोऑपरेशन के बिना। तो ये ऑफिशियल्स जो थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, यहाँ पर ऑफिशियल ध्यान रखना ये ब्रिटिशर्स को रेफर कर रहे हैं, राइट। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ये
पावरलेस क्यों फील कर रहे थे गांधी के कोऑपरेशन के बिना? क्योंकि इनसे ये जो क्राउड है, ये जो भीड़ थी पेजेंट्स की, ये संभल ही नहीं रही थी इनसे। और ये जो क्राउड है बेसिकली, ये क्राउड इनसे ना तो संभल रही थी, ना ये इनको शांत करा पा रहे थे। तो इसीलिए गांधी को इनकी हेल्प करनी पड़ी। सो ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड। तो गांधी ने ऑफिशियल्स की हेल्प की, क्राउड को रेगुलेट किया, मतलब इनको शांत कराया। तो उस टाइम पर गांधी पोलाइट थे, काफ़ी फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ। कॉन्क्रीट प्रूफ का मतलब होता है जो प्रूफ सामने दिखाई दे, जिसको आप आंखों से देख सकें, राइट। सो ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट का मतलब यहां पर क्या है? ब्रिटिशर की पावर। हिथर्टो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड could be challenged by Indians। हिथर्टो मतलब, इसका मतलब होता है प्रीवियसली, ड्रेडेड का मतलब होता है खौफ, अनक्वेश्चनड का मतलब होता है बिना किसी से क्वेश्चन करे। तो यहाँ पर एक्चुअली गांधी जी जो है ना, वो ब्रिटिशर्स को क्या दिखा रहे थे? उनको कॉन्क्रीट प्रूफ दिखा रहे थे, वो प्रूफ जो ब्रिटिशर्स खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये ना उनको ऐसा प्रूफ दिखा रहे थे कि देखो तुम्हारी जो पावर है ना, गांधी जी क्या कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे सामने ये प्रूफ है, इतनी भीड़ जो है ना, ये प्रूफ है कि अब ये तुम्हारी पावर के अगेंस्ट खड़े हो गए। और यही क्राउड प्रीवियसली, मतलब हिथर्टो मतलब प्रीवियसली, यही क्राउड पहले तुमसे खौफ खाता था, तुमसे बिना क्वेश्चन किए तुम्हारी बातों को फॉलो करता था। लेकिन अब ये कॉन्क्रीट प्रूफ देख लो कि तुम्हारी पावर को इन इंडियंस ने चैलेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रिटिशर्स को दिखाना चाहते हैं कि अब तुम्हारे अगेंस्ट सब खड़े हो चुके हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। अब गवर्नमेंट इतनी भीड़ देखकर एक तो डर भी गई, सरप्राइज भी हो गई और साथ साथ कंफ्यूज भी हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है जो गवर्नमेंट का अपना लॉयर होता है। तो उसने जज को रिक्वेस्ट किया कि वो गांधी जी के ट्रायल को पोस्टपोन कर दे, वो अभी डिसीजन ना दे, वरना जो भीड़ है ना ये बौखला जाएगी बिल्कुल। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। तो अथॉरिटीज ने अपने सुपीरियर से कंसल्ट किया। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। तो जब जज ने ये फैसला किया कि वो इस ट्रायल को पोस्टपोन करेगा, तो इस बात से गांधी जी गुस्सा हो गए और उन्होंने इस डिले के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। फिर बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ी और जिसमें उन्होंने खुद को गिल्टी पाया और कहा दैट ही वॉज इन्वॉल्व। ही टोल्ड द कोर्ट, इन्होंने कोर्ट में क्या कहा? दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। इन्होंने कहा कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में इन्वॉल्व हैं। तो एक तरफ तो क्या है, एक तरफ, अच्छा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी क्या होता है? जिसमें आप डिसीजन ना ले पाए तो उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। तो ये कह रहे हैं कि एक तरफ नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड to render the humanitarian and national service for which he had come। तो ये कह रहे हैं कि ये एक्चुअली दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा इसमें से फॉलो करें। तो यहाँ पर ये दो सिचुएशन कोर्ट के सामने बताते हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने कानून तोड़ा, मतलब जो कोर्ट ने इनको कहा वो गांधी जी ने नहीं माना। तो ये कहते हैं कि इन्होंने कानून तोड़ा, लेकिन ये कानून तोड़ने के नाम पर एक बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते लोगों के बीच में। एंड फिर ये कहते हैं कि दूसरा ये इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ है, मतलब दूसरी ड्यूटी वो ये है कि ये जिस काम के लिए यहाँ आए थे, ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस के लिए, लोगों की हेल्प के लिए, वो ये लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। इन्होंने जब कोर्ट ने गांधी को कहा कि चंपारण छोड़कर चले जाओ, तो इन्होंने डिसरिगार्ड किया, इन्होंने कहा ये नहीं जाएंगे। नॉट फॉर want of respect for lawful authority but in obedience to higher law of our being, the voice of conscience। conscience का मतलब होता है soul। he asked the penalty due। so यहाँ पर गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि एक्चुअली ये जिस काम के लिए आए हैं वो काम इनको करना है। तो ये कहते हैं कि इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को इसलिए नहीं माना कि ये उनको डिसरिगार्ड करना चाहते हैं या फिर ये इन पेजेंट्स की रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं
या फिर ये लो ब्रेकर बनना चाहते हैं, बल्कि इन्होंने ये कहा कि इन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, अपनी कॉन्शियंस की आवाज़ सुनी, अपने अंतरात्मा या अपने मन की आवाज़ सुनी, और ये अभी यहाँ रहकर इन शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करना चाहते हैं। देन ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। पेनल्टी ड्यू का मतलब इन्होंने कोर्ट को कहा कि अगर वो चाहें तो गांधी जी पर पेनल्टी लगा सकते हैं और ये पेनल्टी पे कर देंगे। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Magistrate मतलब जज। ओके, अनाउंस का मतलब डिक्लेयर करना, प्रोनाउंस सेंटेंस का मतलब सजा सुनाना, रिसेस का मतलब ब्रेक, और फर्निश बेल का मतलब बेल भर देना। मतलब बेल में क्या होता है कि जो गिल्टी साबित हो जाता है ना, मतलब जो कल्प्रिट होता है बेसिकली, वो कोर्ट को कुछ मनी देता है ताकि वो कुछ टाइम के लिए फ्री रहे। सो यहाँ पर जज जो है वो कहता है कि चलो 2 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा कि गांधी जी कह रहे हैं कि अभी निर्णय सुनाओ, अभी कोर्ट को फैसला सुनाना है। वो इनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही कि कोर्ट पोस्टपोन कर रही है। तो जब गांधी जी ने प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया कि अभी अपना जो फैसला है वो सुनाओ, तो जज ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, 2 घंटे का ब्रेक लेते हैं, मतलब 120 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद वो सेंटेंस सुनाएंगे, मतलब सज़ा सुनाएंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि गांधी जी को कि एक काम करो, इन 2 घंटे ब्रेक के टाइम पर जब तुम फ्री रहोगे तो तुमको ये फ्री टाइम तभी मिलेगा जब तुम बेल भरोगे। तो गांधी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया। अब गांधी जी ने यहाँ रिफ्यूज़ क्यों किया? क्योंकि ऊपर तो यहाँ पर ये पेनल्टी भरने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने बेल भरने से मना कर दिया। तो देखो ध्यान रखना इस चीज़ को, पेनल्टी इस चीज़ के लिए भरना चाहते थे ये कि भाई अगर इन्होंने कुछ ऐसी मिस्टेक की हो जो मिस्टेक साबित हो जाए तो ये उसका भुगतान कर सके। लेकिन जब यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि वो बेल भर दें तो गांधी जी को गुस्सा इसलिए आया और उन्होंने रिफ्यूज़ इसलिए किया, उन्होंने कहा कि वो अभी तक गिल्टी साबित नहीं हुए हैं और बेल हमेशा वो ही इंसान भरता है जिसकी गलती साबित हो जाए। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। तो फिर गांधी जी के मना करने के बाद जज ने उनको विदाउट बेल रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड का मतलब जब कोर्ट दोबारा स्टार्ट हुई 120 मिनट्स के बाद, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। तो जज ने जो है ये कहा कि वो कुछ दिनों तक अपना फैसला नहीं सुनाएंगे। मीनवाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी। तो उन्होंने कहा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा महात्मा गांधी फ्री हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, बाबू मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। गांधी जी ने जिन लॉयर्स को बुलाया था वो सब बिहार से आ गए गांधी जी से मिलने। प्रोमिनेंट लॉयर्स का मतलब वेल रिनाउंड एंड वेल स्टैब्लिश्ड लॉयर्स। दे कन्फर्ड विद गांधी। कन्फर्ड का मतलब होता है डिस्कस करना। उन सभी लॉयर्स ने गांधी जी के साथ डिस्कस किया कि क्या हुआ ये सब चीज़ें। वट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। गांधी जी ने इन सभी लॉयर से ये पूछा कि अगर उनको जेल हो जाती तो ये सब क्या करते। वाई? द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। फिर गांधी जी के इस क्वेश्चन पर एक सीनियर लॉयर रिप्लाई करते हैं कि अगर वो जेल चले जाते तो क्या होता कि उनके पास कोई नहीं होता सलाह देने के लिए, हेल्प के लिए। तो वो कह रहे हैं कि वो यहाँ आए थे ताकि वो गांधी जी को सलाह दें, उनकी हेल्प करें, और अगर गांधी जी को ही जेल हो जाती तो वो किसी को भी सलाह नहीं देते बल्कि वो वापस अपने घर चले जाते। अब ये बात सुनकर गांधी जी ने इनसे डिमांड की और इनसे पूछा बेसिकली व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर। तो गांधी जी ये कहना चाह रहे थे कि अच्छा तुम लोग घर चले जाते और जो शेयर क्रॉपर्स के साथ इतना इनजस्टिस, इतना अन्याय होता है, उनका क्या होता। द लॉयर्स विदड्रू टू कंसल्ट। तो लॉयर्स ने अब क्या किया, ये एक साइड जाकर एक दूसरे से कंसल्ट करने लगे, डिस्कस करने लगे, क्योंकि गांधी जी ने बात ही ऐसी पूछ दी। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। तो राजेंद्र प्रसाद ने अपशॉट किया। अपशॉट का मतलब
कि इन्होंने वो जो भी कंसल्ट किया, जो भी कंक्लूजन इन्होंने निकाला वो इन्होंने बताया। तो अपशॉट का मतलब होता है कंक्लूजन। They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be a shameful desertion. Desertion का मतलब होता है give up, छोड़ देना किसी चीज़ को। तो अब यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि उन सब ने ये चीज़ सोची कि गांधी जी जो टोटली स्ट्रेंजर थे, बिल्कुल स्ट्रेंजर, वो इन शेयर क्रॉपर्स को जानते भी नहीं थे, तो गांधी जी एक स्ट्रेंजर होकर शेयर क्रॉपर्स की मतलब पेजेंट्स की सुरक्षा के लिए आगे आ सकते हैं, इनकी हेल्प के लिए आगे आ सकते हैं और इनफैक्ट इनके लिए जेल जा सकते हैं। तो हम जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से हैं, मतलब चंपारण के आसपास से हैं, एंड नॉट ओनली दिस, हम जो ये क्लेम करते हैं कि हम किसानों के साथ रहेंगे, अगर हम ही अपने घर चले जाएंगे बिना किसी की हेल्प करे तो हमारे लिए ये एक शेमफुल गिव अप होगा, एक शेमफुल डिजर्शन होगा। सो बेसिकली यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद ये कहना चाहते हैं कि गांधी जी एकदम स्ट्रेंजर होकर भी इन लोगों के लिए जेल चले गए। ऑन द अदर हैंड ये लॉयर्स कैसे इन सब की हेल्प के बिना वापस घर जा सकते हैं, राइट? They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. अब ये सब के सब लॉयर्स गांधी जी के पास आए और कहते हैं कि हम आपके साथ जेल भी चले जाएंगे शेयर क्रॉपर्स को जस्टिस दिलाने के चक्कर में। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड। तो ये सुनते ही गांधी जी ने कहा कि चलो फिर तो हमने चंपारण की बैटल ऑलरेडी जीत ली है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर्स इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। अब गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया एंड जितने भी लॉयर्स वहाँ ग्रुप में प्रेजेंट थे उनको पेयर्स में डिवाइड किया, उनके नाम लिखे और इन्होंने कोर्ट अरेस्ट का एक प्लान बनाया। कोर्ट अरेस्ट क्या होता है? गांधी जी ने कहा कि अगर उनको जेल हो जाएगी तो उसके बाद जो पेयर में जिनके नाम लिखे हुए हैं वो ब्रिटिशर्स के पास जाएंगे और कहेंगे आपने गांधी जी को अरेस्ट किया है, अब आप हमें भी अरेस्ट कीजिए। फिर दूसरा पेयर जाएगा, वो भी सेम यही करेगा। तीसरा पेयर जाके वो भी यही कहेगा कि अब हमें भी अरेस्ट कीजिए। सो ये प्लान था उनका। सेवरल डेज लेटर गांधी जी के पास एक रिटन कम्युनिकेशन आता है, मतलब कुछ दिनों के बाद गांधी जी के पास एक मतलब लेटर आता है, रिटन में लेटर आता है और वो किसकी तरफ से आता है? मजिस्ट्रेट की तरफ से। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं प्रोविंस के, मतलब इस पूरे क्षेत्र के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने इस केस को ड्रॉप कर दिया। अब इस केस को ड्रॉप करने का मतलब है कि गांधी जी के अगेंस्ट जो ये ट्रायल चल रहा है इसको बंद कर दिया। तो दैट मीन्स कि अब गांधी जी जीत गए। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब एक ऐसा प्रोटेस्ट जो नॉन वायलेंस पर आधारित था, जो बिना वेपन्स के किया गया, जो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, उसे सिविल डिसओबीडियंस कहेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया कि पहली बार मॉडर्न इंडिया में ऐसा हुआ, मतलब पहली बार मॉडर्न इंडिया में ऐसा हुआ कि सिविल डिसओबीडियंस प्रोटेस्ट जीत गया। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Far-flung का मतलब है एकदम डिटेल में, grievances का मतलब है शिकायतें। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो गांधी जी हैं एंड जो लॉयर्स मतलब जो इनके सपोर्टर हैं, अब उन्होंने डिटेल में इंक्वायरी करनी शुरू कर दी, फार्मर्स की शिकायतों को कलेक्ट करना, राइट डाउन करना शुरू कर दिया। डिपोजिशंस मतलब स्टेटमेंट। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स वर रिटन डाउन। लगभग 10,000 पेजेंट्स के जो स्टेटमेंट थे वो लिखे गए। नोट्स मेड ऑन अदर
एविडेंस, और इसलिए लिखे गए ताकि उनके पास सबूत इकट्ठे होते रहें। डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया गया, सारा एरिया था ना वो थ्रोब हो गया। कौन सी एक्टिविटी से? ये जो क्राउड है, क्राउड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो ये जो पूरा एरिया था वो क्राउड से थ्रोब हो गया था। सो द होल एरिया थ्रोब्ड with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords। vehement का मतलब है जोरदार तरीके से, तो दोनों तरफ से जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था। एक तरफ लैंडलॉर्ड्स कर रहे थे, एक तरफ ये फार्मर कर रहे थे। इन जून गांधी वो समन्ड मतलब कॉल्ड अपॉन। सो गांधी को किसने बुलाया? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया, जिनका नाम था सर एडवर्ड गेट। बिफोर ही वेंट टू मेट leading associations and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return। तो जब एडवर्ड गेट ने बुलाया, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस प्रोविंस के, तो उन्होंने किसको बुलाया? गांधी जी को बुलाया। ठीक है, अब गांधी जी वहाँ जाने से पहले अपने लीडिंग एसोसिएट्स, मतलब जो भी इनके लीडिंग सपोर्टर्स थे, जैसे कि लॉयर्स एंड अदर लोग जो थे, उन सपोर्टर्स के साथ इन्होंने मीटिंग रखी, एक पूरा डिटेल प्लान किया। किसके लिए? सिविल डिसोबीडियंस के लिए। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब कि अगर गांधी जी वापस नहीं आए तो उन्होंने कहा कि ये क्या करेंगे, ये फिर से वही जो सिविल डिसोबीडियंस वाला प्लान बनाया है उसको फॉलो करेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि ये जा रहे हैं कहाँ पर? गवर्नर से मिलने, लेफ्टिनेंट गवर्नर से। अगर उन्होंने इनको ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने पहले ही प्लान बना लिया कि ये किस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, जो प्रोटेस्ट नॉन वायलेंस होगा, लेकिन ये तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक गांधी जी वापस ना आ जाएं। गांधी जी had 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper। तो एक्चुअली ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या किया था? लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड को इंडिगो के मैटर में ऑफिशियल कमिश्नर बना दिया था, ताकि ये जो है पूरी प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल कर सके। तो गांधी जी के साथ इन गवर्नर जनरल ने एक प्रॉपर इंटरव्यू किया, जिसमें 4 राउंड हुए थे और वो प्रोट्रैक्टेड था, मतलब काफ़ी लंबा इंटरव्यू था। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पेजेंट्स। तो यहाँ पर जब ये इंटरव्यू चला तो इसमें कौन कौन थे? इसमें थे कमीशन, इस कमीशन में कौन कौन थे? लैंडलॉर्ड्स थे, जो ब्रिटिश बेसिकली ब्रिटिशर्स ही थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, एंड गांधी जी भी थे। गांधी जी इस कमीशन में सोल रिप्रेजेंटेटिव थे पेजेंट्स के। पेजेंट्स के सपोर्ट में ओनली गांधी जी ही थे, सोल का मतलब अकेले। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी 7 महीने तक कंटिन्यूसली चंपारण में रहे। देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। तो कुछ टाइम के बाद, 7 महीने के बाद, इन्होंने धीरे धीरे अपने घर, मतलब जहाँ से ये बिलोंग करते थे वहाँ जाना इन्होंने शुरू कर दिया। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन unlettered pageant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। गांधी जी अब यहाँ इंटरव्यू में बता रहे हैं कि उनके पास एक अनलेटर्ड पेजेंट आया था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो राजकुमार शुक्ला ने जो रिक्वेस्ट की थी उसके आधार पर ये चंपारण आए थे, ये सोचकर, ये एक्सपेक्ट करके कि ये जो है कुछ दिनों तक वहाँ चंपारण में रहेंगे, गांधी जी कुछ दिनों तक चंपारण में रहेंगे एंड इन क्रॉपर्स की, जो इन फार्मर्स की हेल्प करके ये वापस आ जाएंगे। फिर ये कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इनकी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड चला गया। 7 महीने ये वहाँ लगातार रहे और लगभग 1 साल इस पूरे मूवमेंट ने इसका ले लिया था। मतलब 1 साल तक ये लगभग गांधी जी की जितनी ज़िंदगी थी ना उसमें से 1 साल इस मूवमेंट ने लिया। 1916 से लेकर 1917।
तो इन्होंने कहा है कि 1 साल पूरा जो है इसी मूवमेंट ने ले लिया था। दो ये एक्सपेक्ट करके आए थे कि ये चंपारण कुछ दिन तक रहेंगे और कुछ दिन बाद ये मैटर जो है सॉल्व हो जाएगा और ये वापस अपने घर चले जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, राइट। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. तो अब इस कमीशन में क्या हुआ कि पूरी ऐसे इंक्वायरी बैठी और ये देखा गया मैटर में कि कौन गिल्टी है। तो इस टाइम पर गांधी जी ने ऑफिशियल इंक्वायरी के आगे, मतलब जो भी ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल हुई थी उनके आगे, इन्होंने क्रशिंग माउंटेन में, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में एविडेंस को पेश किया। और किसके अगेंस्ट थे ये एविडेंस? सभी बिग प्लांटर्स के अगेंस्ट। तो बिग प्लांटर्स यहाँ पर ब्रिटिशर्स को रेफर कर रहा है, वो ब्रिटिशर्स जिन्होंने इन पेजेंट्स के साथ बहुत बुरा किया। तो इनके अगेंस्ट एविडेंस शो किए, एंड जब एविडेंस देखे तो फिर गवर्नर लेफ्टिनेंट ने एंड जो भी वहाँ पर बैठे हुए कमीशन के मेंबर थे उन्होंने अग्री किया, वो गांधी जी से सहमति हुए और उन्होंने फिर गांधी जी से पूछा कि आप बताओ कि हमने आपको कितना पे करना है, क्योंकि हमारी वजह से नुकसान हुआ है। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecropper. Illegally and deceitfully का मतलब है धोखे से एंड कानून के खिलाफ जाकर। एक्सटॉर्टेड का मतलब होता है किसी से फोर्सफुली पैसा झड़प लेना। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो ब्रिटिशर्स थे इनको लगा कि गांधी जी ना ये जो रीपेमेंट की डिमांड करेंगे ये फुल डिमांड करेंगे कि हमें सारा पैसा दो जो भी तुमने धोखे से हमसे हड़पा है। मतलब किन से हड़पा है? शेयर क्रॉपर से। बट ही आस्क्ड फॉर 50%। तो गांधी जी ने ओनली 50% के लिए ही बोला। एंड ही सीम्ड एडेमेंट। तो एडेमेंट का मतलब होता है फर्म, अपनी बात पर फर्म रहना। तो फिर यहाँ पर ये बताया कि भाई जो ये थे ना गांधी जी, ये उस टाइम पर ना काफ़ी एडेमेंट दिख रहे थे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चली? ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही रेवरेंड इंसान ने लिखी थी। रेवरेंड का मतलब है रिस्पेक्टेड इंसान ने, जिसका नाम था J.Z. हॉज। ये एक ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण के, एंड इन्होंने इस सारे एंटायर एपिसोड को क्लोजली देखा और तब इन्होंने ये सारी बातें लिखी थी। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund the extent of 25%. To his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. फिर यहाँ ये कहा गया कि ब्रिटिशर्स के सामने जब गांधी जी ने 50% की डिमांड रखी तो उस टाइम पर जो भी प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने अपना ऑफर दिया 25% का। उन्होंने कहा हम 25% पे कर सकते हैं। तो गांधी जी ने देखा कि ये लोग 25 से ऊपर आ नहीं रहे तो 50 तक तो ये तब देंगे। तो ये सिचुएशन जो है डेडलॉक सिचुएशन हो गई थी, ऐसी सिचुएशन जो आगे ही नहीं बढ़ रही थी। तो गांधी जी ने फिर 25% पर अग्री किया और इस बात से सब लोगों को ऐसे सरप्राइज हो गए थे कि पहले तो ये एडेमेंट दिख रहे थे लेकिन ये मान गए। लेकिन गांधी जी क्यों माने थे? क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी एडेमेंट थी, सॉरी ये सिचुएशन काफ़ी डेडलॉक थी। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनैनिमसली बाय द कमीशन। ये जो 25% का सेटलमेंट है कमीशन में बैठे हुए सभी लोगों ने यूनैनिमसली लिया, मतलब एक साथ मिलकर लिया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट। गांधी जी ने यह भी बोला कि उनके लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उनके लिए ये ज़्यादा फैक्ट इम्पोर्टेंट था कि ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब जो ये ब्रिटिशर्स थे बेसिकली, जो प्लांटर्स थे, इन्होंने अपनी गलती मानी एंड दे ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। और गांधी जी ने कहा कि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये लैंडलॉर्ड्स ने अपनी गलती मानी, अपने आप को सरेंडर किया एंड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रखकर इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया और पैसे भी दिए। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. फिर आगे यहाँ पर गांधी जी कहते हैं
कि ये सभी जो पेजेंट्स थे ना, इन्होंने एक्चुअली ऐसा बिहेव किया था अपने टाइम पर कि ये लोग कानून के भी लॉर्ड्स हैं, मतलब कानून के भी ऊपर हैं. Now the patient saw that he had rights and defenders, he learned courage. अब हमें ये देखने को मिलता है कि पेजेंट्स ने जब ये देखा कि गांधी जी की वजह से उनको उनकी ज़मीनें आगे वापस मिल जाती हैं, तो उनको पता चला कि हमारे भी कुछ राइट हैं, हमें भी राइट दिलाने वाला कोई है, हमारा भी कोई डिफेंडर है. इससे सभी पेजेंट्स को करेज मिला. इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन. ऐसे बहुत सारे इवेंट हुए जिसकी वजह से गांधी की पोजीशन जो है वो प्रिवेल हो गई एंड ब्रिटिशर्स को ये समझ आने लग गया कि गांधी जी कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, ये तो एक बैरिस्टर हैं जो बाहर से विदेश से लॉ की डिग्री लेकर आए हैं और ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल भी हैं और ये एक फ्रीडम फाइटर हैं. विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड देयर एस्टेट. तो जिन एस्टेट पर, वो एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी बेसिकली, जिन पर इंडिगो प्लांट किया जाता था, तो ये जो प्लांटर्स हैं, ब्रिटिशर प्लांटर, इन्होंने इन एस्टेट को अबेंडन कर दिया, त्याग दिया. विच रेवर्टेड मतलब वापस दे दी गई, किसको? पेजेंट्स को. तो यहाँ ये बताया है कि इन प्लांटर्स ने अभी क्या किया, अपनी स्टेट को अबेंडन कर दिया और वो वापस किसको रिवर्ट कर दी? पेजेंट्स को. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग अब बिल्कुल ख़त्म कर दी गई. अब यही पेजेंट्स, यही फार्मर्स जो पहले टेनेंट्स के तौर पर काम कर रहे थे, अब ये क्या बन गए थे? अब ये ओनर बन गए थे उन्हीं ज़मीनों के जिन ज़मीनों पे इन्होंने काम किया ब्रिटिशर्स के अंडर, क्योंकि इन ब्रिटिशर्स ने इन ज़मीनों को, इन एस्टेट को छोड़ दिया, त्याग दिया और वापस इन्हीं फार्मर्स को दे दी वो ज़मीनें. Gandhi never contented himself with large political or economic solutions. He saw the cultural and social backwardness in Champaran villages and wanted to do something about it immediately. गांधी जी इतने सब जो भी हुआ उसके साथ ये काफ़ी संतुष्ट हुए और इन्होंने बाद में ये देखा कि जो चंपारण विलेज है ना, ये कल्चरल एंड सोशल तौर पर बिल्कुल बैकवर्ड है, बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं है, एंड ये चाहते थे कि चंपारण विलेज को इमीडिएटली सुधारें, ये उसमें कुछ अच्छा करना चाहते थे. ही अपील्ड फॉर टीचर्स. इन्होंने वहाँ स्कूल्स में टीचर्स वगैरह की भर्ती कराई. एंड महादेव देसाई, नरहरि पारीख, two young men who had just joined Gandhi as disciples. तो ये जो दो लोग थे, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, ये गांधी जी के डिसाइपल बन गए, इनके शिष्य बन गए. Their wives volunteered for the work. और इन दोनों डिसाइपल्स की जो वाइफ थी, उन्होंने भी गांधी जी के लिए अपनी इच्छा से काम करना शुरू किया, मतलब गांधी जी जो भी उनको काम बताते थे वो काम करते थे. Several more came from Bombay, Pune and other distant part of the land. अब बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से, बॉम्बे, पुणे एंड अलग अलग जगह से गांधी जी की हेल्प के लिए आगे आए. देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, गांधी के जो छोटे बेटे थे वो भी आए और गांधी जी के इस मिशन में उन्होंने उनका साथ दिया. और ये कहाँ से आए थे? आश्रम से. सो डिड मिसेस गांधी. तो जो कस्तूरबाई थी जो कि गांधी की वाइफ थी, वो भी गांधी जी के मिशन में आकर इनके साथ काम पर लग गई. प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस. और 6 गांव में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए. कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन. कस्तूरबाई ने क्या किया? चंपारण में आकर गांधी जी के इस मिशन में साथ दिया और इन्होंने चंपारण में आश्रम के रूल बताए, आश्रम के रूल सिखाए कि पर्सनल क्लीनलीनेस कैसे रखें, अपने आप को साफ़ सुथरा कैसे रखना है, कम्युनिटी को साफ़ सुथरा कैसे रखना है. ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया कि ये, क्योंकि चंपारण में ना ड्रेनेज सिस्टम बहुत गंदा था, उसकी वजह से बहुत मतलब ऐसे पूरा जो जगह थी वो फिल्थी हो जाती थी. तो इसीलिए जो कस्तूरबाई हैं उन्होंने क्या किया? कम्युनिटी सैनिटेशन सिखाया वहाँ के लोगों को. हेल्थ कंडीशंस भी वहाँ की मिजरेबल थी, बिल्कुल पुअर थी. गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months. गांधी जी ने क्या किया? एक डॉक्टर को जो अपनी इच्छा से 6 महीने वहाँ पर अपनी सर्विस रेंडर करना चाहे, ऐसे डॉक्टर को अपॉइंट किया. 3 मेडिसिन अवेलेबल कराई गई.
कैस्टर ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। तो ये 3 तरीके की मेडिसिन अवेलेबल करवाई गई। तो गांधी जी ने एक ऐसे डॉक्टर को अपॉइंट किया जो वॉलेंटियर मतलब अपनी इच्छा से फ्री सर्विस दे सके 6 मंथ्स चंपारण में। ऐसा डॉक्टर अपॉइंट किया, 3 मेडिसिन अवेलेबल करवाई। अगर किसी भी इंसान को चंपारण में कॉटेड टंग मतलब अगर वाइट टंग है या फीवर या किसी भी पुअर डाइजेशन की वजह से वाइट टंग हो रखी है तो कैस्टर ऑयल दिया जाता था। मलेरिया फीवर है तो क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। स्किन इरप्शंस है, स्किन एलर्जी है, स्किन पर किसी भी तरीके के रैशेज आ गए हैं तो ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल प्रोवाइड किया जाता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्थी स्टेट ऑफ विमेन्स कंडीशन। अब इतना होने के बाद गांधी जी ने एक चीज़ और नोटिस की कि विमेन के क्लॉथ्स की कंडीशन भी काफ़ी डर्टी है, मतलब बहुत ही गंदे कपड़े पहनते। गंदे कपड़े का मतलब यह है कि साफ सफाई नहीं रखते कपड़ों में। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। और गांधी जी ने अपनी वाइफ को कहा कि इन सभी विमेन से बात करें। तो एक जो लेडी थी वो कस्तूरबाई को अपनी हट में लेके गई और उसने अपनी हट के अंदर दिखाया कि ना तो उसके पास बॉक्स है ना कबर्ड है जिसमें वो अपने कपड़े रख सके। फिर उसने कस्तूरबाई को ये भी कहा कि जो साड़ी आज उसने पहनी है वही एक साड़ी है उसके पास। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम। तो गांधी जी चंपारण में तो रह ही रहे थे, साथ साथ ये आश्रम पर भी दूर से ध्यान रख रहे थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, और वहाँ पर मेल के थ्रू रेगुलर इंस्ट्रक्शन भेजते थे एंड फिनेंशियल अकाउंट्स के बारे में बात करते थे, मतलब पूरा अपडेटेड रहते थे गांधी जी आश्रम को लेकर। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स मतलब इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, दैट इट वॉज द टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रीन ट्रेंचेस का मतलब होता है पिट्स मतलब गड्ढे, and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। तो यहाँ पर ये बताया है कि गांधी जी देखो इतनी दूर से कितनी केयरफुली वॉच रखते थे आश्रम पर। इन्होंने वहाँ रेजिडेंट्स के पास एक लेटर लिखा और कहा कि जो पुराने लैट्रीन ट्रेंचेस हैं मतलब जो पुराने गड्ढे हैं जिनमें ह्यूमन बींग्स का वेस्टेज जाता है उनको अब कवर कर दिया जाए और नए ट्रेंचेस को डिग किया जाए, मतलब नए पिट्स बनाए जाएं। क्योंकि पहले उस टाइम पर सीवर सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा होता नहीं था ना, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी। तो अभी जो ये है क्या नाम है गांधी जी इन्होंने कहा था कि भाई अब एक काम करो, जो पुराने पिट्स हैं उनको बंद कर दो, नए पिट्स को तुम लोग डिग कर दो, मतलब नए गड्ढे खोद दो एंड वरना तो स्मेल आने लगेगी, राइट। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। ये जो चंपारण एपिसोड था ये गांधी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। वट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड, वो इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने क्या किया, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। फिर वो कहते हैं इतना कुछ बड़ा ने काम नहीं किया मैंने, ये तो बहुत ऑर्डिनरी सी चीज़ थी। तो यहाँ पर वो एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो डे टू डे लाइफ में इतने प्रॉब्लम में घिरे हुए होते हैं, इन्होंने बस उस प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश की। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। फिर इन्होंने कहा मैंने ये घोषणा कर दी थी कि ब्रिटिशर्स मुझे मेरी कंट्री में आके ऑर्डर नहीं दे सकते हैं एंड ना ही मैं उनके ऑर्डर फॉलो करूंगा। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। डिफायंस का मतलब होता है अपोजिशन। तो ये कहते हैं कि इन्होंने चंपारण मूवमेंट को किसी अपोजिशन के तौर पे रखकर या अपोजिशन को ध्यान में रखकर शुरू नहीं किया था। ये कुछ ऐसा नहीं चाहते थे कि बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाए और बहुत ही मतलब ऐसा कुछ हो जाए। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट मतलब रिड्यूस करना द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट्स। ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ सोचकर चंपारण मूवमेंट शुरू नहीं किया था, बल्कि इन्होंने इसलिए ये शुरू किया था ताकि ये जो पुअर पेजेंट्स हैं इनकी डिस्ट्रेस को, इनकी परेशानी को ये एलिविएट कर सके, रिड्यूस कर सके। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। हिज पॉलिटिक्स वर intertwined with the practical day-to-day problems of millions. He was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living and human beings। तो यहाँ ये कहा गया है कि ये ना एक गांधी जी का अपना एक पैटर्न था। कैसा पैटर्न कि ये जो भी काम करते थे उसमें नॉन वायलेंस होती थी एंड पॉलिटिक्स नहीं होती थी,
ठीक है, बल्कि प्रैक्टिकल चीज़ों पर बेस्ड होकर इन्होंने अपने मूवमेंट किए हैं शुरू, और ऐसे मूवमेंट जिसमें लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम थी, और इनके लॉयल्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्शंस में नहीं थी, मतलब बस इन्होंने ख्यालों में ये नहीं किया बल्कि इन्होंने करके दिखाया, और इनकी जो लॉयल्टी थी वो लिविंग एंड ह्यूमन बींग्स के लिए थी. In everything Gandhiji did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. तो गांधी जी ने जो भी किया, इनका बस एक ही मोटिव था. वो क्या था कि ये चाहते थे हर इंडियन फ्री हो, इनको कोई भी सब्जुगेट ना करे, कोई हमारे ऊपर आकर डोमिनेट ना हो, कोई कंट्री हम पर रूल ना करे, हम इंडियंस अपने पैरों पर खड़े हों, और ये चाहते थे कि हमारा भारत आज़ाद हो जाए. Early in Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to Fiji Island. Actually, चंपारण एक्शन के टाइम पर एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे. पैसिफिस्ट का मतलब जो हमेशा शांति बनाए रखना पसंद करते हैं, जिनका नाम था चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज़. ये महात्मा गांधी के एक डिवोटेड फॉलोवर बन गए थे, और इनको ना फिजी आइलैंड्स जाना था किसी काम से, और इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये गांधी जी को बाय बोल कर जाएं. गांधीज लॉयर फ्रेंड्स thought it was a good idea for Andrew to stay in चंपारण and help them. गांधी जी के जो फ्रेंड्स थे, जो लॉयर थे, उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा आइडिया होगा अगर हम एंड्रयूज़ को अपने साथ रख लें चंपारण में, एंड उससे हेल्प भी मांगे, और उसको हम अपनी साइड कर भी सकते हैं. एंड्रयूज़ वॉज विलिंग इफ़ गांधी अग्रीड. तो यहाँ पर ये बताया कि एंड्रयू रुक भी जाता अगर गांधी उनको रुकने के लिए कहते, बट गांधी वॉज वेमेंटली अपोज्ड. गांधी जी ने इस बात पर अपोज किया, क्योंकि देखो जो गांधी जी के फ्रेंड थे ना, उन्होंने कहा कि हम ना इस फॉलोवर को, एंड्रयू को अपनी साइड कर सकते हैं, चंपारण में ये लोगों की हेल्प भी कर देंगे, और इनको हम फिजी आइलैंड जाने से रोक भी सकते हैं. और एंड्रयू रुक भी जाता अगर गांधी उनको रोकते, लेकिन गांधी जी ने बिल्कुल मना कर दिया. उन्होंने मना क्यों किया, इसका रीज़न आगे दिया हुआ है. ही सेड, यू थिंक that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of your heart. The cause is just and you must rely मतलब विश्वास करना, upon yourself to win the battle. You should not seek a prop means help. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. तो यहाँ पर गांधी जी जो हैं अपने फ्रेंड्स को क्या कहते हैं कि जो ये अनइक्वल फाइट हुई, अनइक्वल फाइट का मतलब एक तरफ ब्रिटिशर्स और एक तरफ ये पुअर पेजेंट्स. फिर ये कहते हैं कि इस अनइक्वल फाइट में मैं नहीं चाहता कि कोई इंग्लिशमैन हमारी साइड हो, या किसी भी इंग्लिशमैन को हम अपनी टीम में रखें. फिर ये कहते हैं कि वैसे ये तुम सभी लोगों के दिल की कमज़ोरी को, मतलब तुम लोगों की ये कमज़ोरी को शो करता है कि तुम लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते, राइट. दिस कोज इज़ जस्ट. फिर वो कहते हैं कि हमारा जो ये कोज है, मतलब हम जो चाहते हैं, हमारा जो मोटिव है, ये जस्ट है, मतलब ये जस्टिस प्रोवाइड करेगा सबको, ये किसी के इनजस्टिस के लिए नहीं है. तो इसीलिए हम सबको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम अपनी बैटल जीतेंगे. और फिर वो कहते हैं कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है, हमें सेल्फ रिलायंट होना है, हमने मिस्टर एंड्रयूज़ की हेल्प नहीं लेनी है, क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन है. राजेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं, ही हैज़ रेड आवर माइंड्स करेक्टली, वी हैड नो रिप्लाई, गांधी इन दिस वे टॉट अस द लेसन इन सेल्फ रिलायंस. तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि गांधी जी ने इससे हमें जो है बहुत बड़ी चीज़ सिखाई कि हमें सेल्फ रिलायंस रहना है. सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है कि आपको किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर वर ऑल बाउंड टुगेदर.
तो इन्होंने कहा कि हम सबको एक साथ मिलकर चलना है, सेल्फ रिलायंट रहना, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हम हर बैटल जीतेंगे। और इंडियन इंडिपेंडेंस मतलब हमको जो है अपना देश एकदम आज़ाद कराना है, देश को आज़ाद रखना है, सभी इंडियंस को अपने पैरों पर खड़ा होना है और सबने एक साथ मिलकर चलना है, चाहे वो कोई भी हो। और हम सबने शेयर क्रॉपर की हेल्प करनी है एक साथ मिलकर। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है एट द एंड कि गांधी जी ये कहते हैं कि हमेशा खुद पर विश्वास रखो, डू नॉट डिपेंड योर सेल्फ एंड डू नॉट सीक हेल्प फ्रॉम एनीबडी एल्स। अब यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। आपको जो अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी, क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।